नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को क्लीन चिट दे दी। मुंबई पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के कत्ल का असली मास्टरमाइंड लॉरेंस नहीं बल्कि उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई है। मुंबई के स्पेशल मकोका कोर्ट में मुंबई पुलिस की तरफ से दाखिल चार्जशीट में बाबा सिद्दीकी के कत्ल के लिए कुल 29 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जबकि कत्ल की कुल 4 वजहें बताई गई। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। बस यही वो तारीख और यही वो वीडियो था जिसमें पहली बार लॉरेंस बिश्नोई ने खुल्लम खुल्ला कैमरे पर सलमान खान को मारने का ऐलान किया था। इसके बाद कभी इंटरव्यू में तो कभी अपने गुर्गों के जरिए सोशल मीडिया पर लॉरेंस लगातार सलमान को धमकाता रहा। मगर कमाल देखिए कि सलमान खान के बेहद करीबी दोस्त और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मामले में मुंबई पुलिस ने 4,590 पन्नों की जो चार्जशीट दाखिल की है, उस चार्जशीट में सलमान खान को मारने वाला लॉरेंस का ये डायलॉग तो है, मगर लॉरेंस का कहीं नाम नहीं। बाबा सिद्दीकी के कत्ल और कत्ल की साजिश रचने के लिए जिन 29 लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया, उनमें लॉरेंस का नाम गायब है। यानी मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मामले में लॉरेंस बिश्नोई को क्लीन चिट दे दी, जबकि असली साजिशकर्ता के तौर पर लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को मुख्य आरोपी बनाया है। यानी मुंबई पुलिस की चार्जशीट के हिसाब से अनमोल बिश्नोई ने बिना लॉरेंस से इजाजत लिए बाबा सिद्दीकी का कत्ल करवा दिया। क्या ये बात किसी के गले उतर सकती है? क्या बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े टारगेट को बिना लॉरेंस की इजाजत या मर्जी उसका गैंग ठिकाने लगा सकता है? अगर सच में ऐसा ही हुआ है तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि लॉरेंस गैंग में 2 फाड़ हो चुका है? लॉरेंस गैंग अलग चला रहा है और उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अपना गैंग अलग। पुलिस से जब हमने पूछा कि चार्जशीट में अनमोल बिश्नोई का नाम है लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों नहीं है, तो पुलिस ने जवाब दिया कि लॉरेंस बिश्नोई के सीधे तार इस हत्याकांड से जुड़ते हुए उसके सबूत उनको नहीं मिले हैं। जबकि जो 26 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से ज्यादातर ने ये कहा गया है कि उनकी सीधे बात अनमोल बिश्नोई से की गई थी और इसीलिए अनमोल बिश्नोई को इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड दिखाया गया है। लेकिन पुलिस को ये सबूत नहीं मिला कि अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई की बातचीत हुई हो या लॉरेंस बिश्नोई ने अनमोल बिश्नोई को इस हत्या के लिए कहा हो, और इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस एफआईआर में पुलिस ने दर्ज नहीं किया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस को क्लीन चिट देने के अलावा मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की तरफ से सोमवार को स्पेशल मकोका कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में बाबा सिद्दीकी के कत्ल की वजह को लेकर भी कई सवाल उठते हैं। पर पहले मुंबई पुलिस की चार्जशीट की जुबान बाबा सिद्दीकी के कत्ल की कहानी सुन लेते हैं। उठते सवाल उसके बाद उठाएंगे। मुंबई पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के कत्ल की 4 वजह थी। पहली, बीते साल 14 अप्रैल को सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर शूटआउट की प्लानिंग नाकामी। दूसरी, शूटआउट के बाद सलमान की सुरक्षा घेरा का बढ़ाया जाना। तीसरी, बाबा सिद्दीकी की सलमान से दोस्ती। और चौथी, बाबा सिद्दीकी की कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम से नजदीक। मुंबई पुलिस के मुताबिक बीते साल 14 अप्रैल को सलमान के घर पर जो गोलियां चलाई गई थी, तब लॉरेंस गैंग का प्लान ये था कि गैलेक्सी अपार्टमेंट पर कुल 50 राउंड गोलियां डालनी। शूटर गोली चलाते वक्त अपने हेलमेट उतारते और गोली चलाने के दौरान बाइक की रफ्तार बेहद कम। मगर हुआ ये कि शूटर सलमान के घर के बाहर सिर्फ 5 राउंड ही गोली चला सके। बाइक की रफ्तार भी कम नहीं थी और बाद में शूटर बड़ी आसानी से सीसीटीवी कैमरों की मदद से पकड़ भी ली गई। मुंबई पुलिस की माने तो लॉरेंस गैंग ने शूटआउट को एक नाकामी के तौर पर लिया और फिर तय किया कि अब गोली घर पर नहीं, सीधे सलमान पर चलाई जाएगी। अब प्लान सलमान को मारने का था, इसके लिए बाकायदा रेकी जारी थी।
मगर सलमान के घर चली गोली के फौरन बाद सलमान की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई थी। इस बात का एहसास लॉरेंस गैंग को रेकी के दौरान हो चुका था। उन्हें लगा कि सलमान के इर्द गिर्द की सुरक्षा को देखते हुए सलमान पर गोली चलाना मुश्किल है और बस तभी उन्होंने ये दूसरा आइडिया ड्रॉप कर दिया। पर गैंग हार मानना नहीं चाहता था। अब सलमान तक पहुंचने की बजाय गैंग सलमान के करीबियों की लिस्ट बनाने लगा और तभी लॉरेंस गैंग की नजर बाबा सिद्दीकी पर पड़ती है। सलमान के साथ बाबा सिद्दीकी की ढेरों तस्वीरें सोशल मीडिया पर पड़ी थी। अपनी इफ्तार पार्टी में शाहरुख सलमान में दोस्ती कराने वाले भी बाबा सिद्दीकी थे। लिहाजा गैंग ने अब बाबा सिद्दीकी को मारकर सलमान के साथ साथ मुंबई के बाकी बड़े लोगों तक भी मैसेज पहुंचाने और मुंबई में अपनी जमीन मजबूत करने का फैसला किया। हालांकि पहले बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान को भी मारने का प्लान था, लेकिन फिर बाबा सिद्दीकी को मारना तय हुआ। तय ये भी हुआ कि दोनों साथ मिल जाए तो दोनों को ही मार दो। मुंबई पुलिस का मानना है कि वैसे तो टारगेट पर लॉरेंस बिश्नोई के सीधे सलमान खान था, लेकिन क्योंकि सलमान खान तक लॉरेंस बिश्नोई पहुंच नहीं पा रहे थे, इसी की वजह से इस पूरे मामले में बाबा सिद्दीकी का इन्वॉल्वमेंट आ गया। और क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत करीबी थे, इसी का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा। लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी को मारने की एक और वजह भी ढूंढ ली थी और वो थी बाबा सिद्दीकी की अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से करीबी। लॉरेंस गैंग खुद को राष्ट्रवादी गैंग बताता है और दाऊद को राष्ट्र विरोधी। इसलिए दाऊद का नाम जिससे भी जुड़ता है, लॉरेंस गैंग उसे अपना दुश्मन मान लेता है। चार्जशीट के मुताबिक बाबा सिद्दीकी और उसके बेटे को गणपति विसर्जन के दिन ही मारना था, क्योंकि बाबा सिद्दीकी और उसका विधायक बेटा हर साल विसर्जन में हिस्सा लेने जाते थे। इरादा भीड़ का फायदा उठाकर गोली मारने का था, लेकिन पिछले साल बाबा सिद्दीकी किसी वजह से अपने इलाके के विसर्जन में नहीं जा सके। इसी के बाद बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे जीशान के दफ्तर के बाहर मारने का प्लान बना और आखिरकार 12 अक्टूबर को 3 शूटरों को मौका मिल गया। जीशान दफ्तर से 15 मिनट पहले ही निकल चुके थे, इसीलिए बच गए। इस शूटआउट के बाद 2 शूटरों को मौके पर ही पकड़ लिया गया था, जबकि तीसरा भागने में कामयाब रहा। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के कुछ घंटे बाद गैंग से जुड़े पुणे के एक लड़के लोंकार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी ले ली। ये वही पोस्ट है और ये पोस्ट भी चार्जशीट का हिस्सा है। 4590 पन्नों की चार्जशीट में बाबा सिद्दीकी के कत्ल के लिए जिम्मेदार कुल 29 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। इनमें बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाला मेन शूटर शिव कुमार गौतम भी है। इन 29 आरोपियों में से 26 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। सिर्फ 3 हैं जो अब भी पुलिस के हाथ नहीं लगे। इनमें पहला है मोहम्मद यासीन अख्तर उर्फ सिकंदर, दूसरा शुभम लोंकार और तीसरा लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई। 2024 के आखिर में अनमोल बिश्नोई को अमेरिकी एजेंसियों ने पकड़ लिया था। फर्जी यात्रा दस्तावेज के साथ वो अब भी अमेरिकी एजेंसियों की हिरासत में है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमेरिका में अनमोल की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने सरकार के जरिए अनमोल को अमेरिका से मुंबई लाने की कोशिश की थी। मुंबई पुलिस का मानना है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मेन मास्टरमाइंड होने की वजह से अनमोल बिश्नोई से पूछताछ जरूरी है। चार्जशीट में 29 आरोपियों के साथ साथ बाबा सिद्दीकी मर्डर सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि सलमान खान की सुरक्षा कड़ी थी। सलमान तक शूटरों का पहुंचना मुश्किल था, लिहाजा सलमान की जगह लॉरेंस गैंग ने सलमान के दोस्त बाबा सिद्दीकी को ठिकाने लगाने का फैसला किया। अक्टूबर 12 के हत्याकांड के बाद बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। मुंबई पुलिस बार बार कह रही थी कि वो हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक एंगल जहां लॉरेंस बिश्नोई का था, तो वहीं दूसरा एंगल था
एक SRA डेवलपमेंट का, स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के एक रीडेवलपमेंट की एक प्रोजेक्ट को लेकर भी बहुत बातें हो रही थी। लेकिन आखिर कौन सी बात सामने आई जिस पर कि पुख्ता कर पाएगी मुंबई पुलिस, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और इसका जवाब उस चार्जशीट में मिला जब 3 महीने के लंबे अंतराल की जांच पड़ताल के बाद मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट फाइल की, तो उसमें कई तरीकों के जो बातें उठ रही थी उन सब पर पूर्ण विराम लगाते हुए सिर्फ एक बात पर जाकर मुंबई पुलिस ने मुहर लगाई। पर मुंबई पुलिस की चार्जशीट वाली इस कहानी में कई झोल। सबसे बड़ा झोल तो हमने पहले ही बता दिया कि इस चार्जशीट से लॉरेंस बिश्नोई का नाम गायब है। सीधे सीधे कहें तो मुंबई पुलिस ने लॉरेंस को क्लीन चिट्ठी दे दी और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का असली मास्टरमाइंड लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को बना दिया। हालांकि खुद अनमोल बिश्नोई मुंबई पुलिस की गिरफ्त से दूर इस वक्त अमेरिका में है। अब ऐसे में बिना उससे पूछताछ किए ये नतीजा कैसे निकाला कि ये काम अकेले अनमोल का है और बाबा सिद्दीकी का मर्डर केस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और गैलेक्सी शूटआउट मामले में लॉरेंस चार्जशीटेड है, तो फिर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस लॉरेंस का नाम क्यों गायब है? देने को ये दलील दी जा सकती है कि लॉरेंस तो अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। जिस वक्त बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ वो तब भी जेल में ही था, तो फिर जेल में रहते हुए वो बाबा सिद्दीकी का कत्ल कैसे करवा सकता है? तो जानकारी के लिए बता दो कि पिछले करीब 10 साल से लॉरेंस जेल में है और इसी दौरान सिद्धू मूसेवाला समेत कई लोगों की जान लॉरेंस गैंग ले चुका है और इन सारे केस में लॉरेंस का नाम चार्जशीट में दर्ज है। गृह मंत्रालय की एक खास धारा के तहत लॉरेंस बिश्नोई पूरे 2 सालों के लिए अहमदाबाद की साबरमती जेल में ही बंद रहेगा। इस दौरान किसी भी राज्य की पुलिस किसी भी केस में जिसमें लॉरेंस वांटेड हो उससे पूछताछ के लिए उसे अपने साथ अपने राज्य नहीं ले जा सकती। लॉरेंस को साबरमती जेल से बाहर निकालने वाला गृह मंत्रालय की खास धारा का ये कवच इस साल अगस्त तक लॉरेंस के पास रहेगा। गैलेक्सी शूटआउट केस में भी तमाम कोशिशों के बावजूद मुंबई पुलिस लॉरेंस को पूछताछ के लिए मुंबई नहीं ला सकी थी। तो क्या इस वजह से मुंबई पुलिस ने लॉरेंस को बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में क्लीन चिट दे दी ताकि दोबारा उसकी फजीहत न हो, या फिर वजह इससे भी कहीं ज्यादा गंभीर? बीते साल कनाडा सरकार ने एक गंभीर इल्जाम लगाया था। इल्जाम ये कि कनाडा में बीते कुछ वक्त में जितने भी शूटआउट हुए या खालिस्तान समर्थकों की हत्या हुई उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का हाथ था। कनाडा का यह भी इल्जाम है कि लॉरेंस भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करता है। इस वक्त महाराष्ट्र और केंद्र दोनों ही जगह एक ही सरकार है। यहाँ राज्य और सेंटर के बीच कोई लड़ाई भी नहीं है। इसीलिए सवाल भी उठता है कि क्या वाकई लॉरेंस भारतीय खुफिया एजेंसी का खास मोहरा है? विद्या और दिव्येश सिंह के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज। मुंबई पुलिस के मुताबिक लॉरेंस गैंग बाबा सिद्दीकी के कत्ल की प्लानिंग के साथ साथ कुछ नामचीन बिल्डरों की भी एक लिस्ट बना रहा था। चार्जशीट में कहा गया है कि लॉरेंस गैंग मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी पैठ बनाना चाहता है और इसीलिए वो बाबा सिद्दीकी के साथ साथ कुछ और लोगों को टारगेट पर लेना चाहता था। मुंबई में 93 के सीरियल धमाके के बाद अंडरवर्ल्ड भी 2 हिस्सों में बंट चुका था, एक राष्ट्रभक्त अंडरवर्ल्ड और दूसरा राष्ट्र विरोधी अंडरवर्ल्ड। और इसी के साथ अंडरवर्ल्ड में हिंदू मुस्लिम को लेकर भी बंटवारा हो गया। छोटा राजन ने खुद को राष्ट्रभक्त और हिंदू डॉन घोषित कर दिया, जबकि 93 के ब्लास्ट के बाद दाऊद को राष्ट्र विरोधी डॉन। 2000 की शुरुआत से शुरू हुआ ये सिलसिला छोटा राजन और दाऊद से होते हुए अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक पहुंच चुका है। लॉरेंस गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर जब भी कोई पोस्ट डाला जाता है उसमें जय श्री राम और जय भारत जैसे शब्दों का इस्तेमाल खास इसी मकसद से किया जाता है। अंडरवर्ल्ड पर काम कर चुके कुछ सीनियर पुलिस अफसरों के मुताबिक लॉरेंस डी कंपनी से भी बड़ा अपना गैंग बनाना चाहता है। डी कंपनी की तरह ही वो अपने गैंग को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना चाहता है और इसीलिए वो दाऊद की तरह ही मुंबई पर भी अपने गैंग का कंट्रोल चाहता है। 90 के दशक में जिन पुलिस वालों ने अंडरवर्ल्ड को करीब से देखा, उससे निपटे और फिर उसका सफाया किया, उनमें से लगभग ज्यादातर रिटायर हो चुके हैं। अब पुलिस की जो नई खेप है
उसे मुंबई में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या अंडरवर्ल्ड जैसी चीजों से निपटने का उतना तजुर्बा नहीं, न ही उनके पास मुखबिरों का ऐसा कोई नेटवर्क है। लॉरेंस गैंग का काम करने का तरीका भी मुंबई पुलिस के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। असल में 90 के दशक में जिस तरह से दाऊद इब्राहिम या अबू सलेम बिहार और यूपी के बिल्कुल नए लड़कों को मुंबई बुलाकर उनसे काम करवाते थे, ठीक वही तरीका लॉरेंस गैंग का भी है। इन लड़कों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से पुलिस का उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कुछ वक्त पहले ही लॉरेंस और लॉरेंस गैंग के बारे में एक डोजियर तैयार किया था। इस डोजियर में भी एनआईए ने साफ साफ ये कहा है कि लॉरेंस डी कंपनी जैसा ही अपना नेटवर्क खड़ा करना चाहता है। एनआईए की डोजियर के हिसाब से 10 साल पहले तक लॉरेंस का गैंग सिर्फ पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन अब हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल तक में छोटे बड़े गैंग के साथ मिलकर यह अपना गैंग खड़ा कर रहा है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर 6 और देशों में लॉरेंस गैंग एक्टिव है। इसमें कनाडा, अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रूस भी शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा उसके गैंग के कुछ खास मेंबर हैं जो अलग अलग राज्य और देश संभालते हैं। लॉरेंस का खासम खास गोल्डी बरार कनाडा, पंजाब और दिल्ली गैंग को संभालता है। रोहित गोदारा राजस्थान, मध्य प्रदेश और अमेरिका में गैंग को देखता है। पुर्तगाल, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की कमान लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के पास है, जबकि काला जठेरी हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग देखता है। सभी गैंग सरगना सीधे अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को रिपोर्ट करते हैं। एनआईए के डोजियर के मुताबिक लॉरेंस गैंग में इस वक्त 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 300 शूटर्स अकेले पंजाब से हैं। शूटरों या लड़कों को अपने गैंग में शामिल कराने का लॉरेंस का तरीका लगभग वैसा ही है जैसा अबू सलेम का था। अपने दुश्मनों को धमकाने या उन्हें ठिकाने लगाने के लिए वो कभी अपने गैंग के खास मेंबर का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि नौजवान लड़कों को जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता उन्हें ही कुछ पैसे देकर उनसे अपना काम निकलवा देता। ऐसे कई केस में देखा गया है कि लॉरेंस गैंग के लिए काम करने वाले लड़कों ने गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा किया कि उन्हें पैसे के अलावा काम हो जाने के बाद भारतीय कानून से बचाकर विदेशों में बसाने का भी भरोसा दिया गया। लॉरेंस गैंग के शूटरों के पास हथियारों की खेप की भी कमी नहीं। एनआईए के डोजियर के मुताबिक पंजाब से लगे पाकिस्तानी बॉर्डर से स्मगल होकर हथियार लॉरेंस गैंग तक पहुंचते हैं। हथियारों की खेप मध्य प्रदेश के अलावा यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और बिहार में मुंगेर और खगड़िया से भी गैंग के पास पहुंचती है। डोजियर के मुताबिक भारत के अलावा पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, कनाडा और नेपाल से भी लॉरेंस गैंग को हथियार मिलते हैं। लॉरेंस गैंग के बारे में एनआईए के इस डोजियर और चार्जशीट के बावजूद सच्चाई यही है कि पिछले 10 सालों से भी ज्यादा वक्त से जेल में रहते हुए भी लॉरेंस का गैंग लगातार बड़ा होता जा रहा है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसका कद भी लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह है जेल के अंदर रहकर भी उसका बेरोक टोक गैंग चलाना। पहले तिहाड़, फिर पंजाब की अलग अलग जेलों में रहने के बाद पिछले साल भर से ज्यादा वक्त से लॉरेंस अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। लेकिन इसके बावजूद जेल के बाहर की दुनिया या अपने गैंग से उसका संपर्क टूटा नहीं। कहते हैं जेल के अंदर आज भी लॉरेंस को मोबाइल मुहैया है और इसी मोबाइल का एक कॉल किसी की जिंदगी और मौत का सबब बन जाती है। लॉरेंस बिश्नोई को साल भर पहले ही अहमदाबाद की साबरमती जेल भेजा गया था। असल में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद जब पंजाब पुलिस उसे पूछताछ के लिए पंजाब ले गई, तब लॉरेंस ने पंजाब में अपनी जान को खतरा बताया था। बाद में लॉरेंस को साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया गया। साबरमती जेल जाने के बाद ही गृह मंत्रालय ने लॉरेंस को लेकर एक आदेश जारी किया। असल में 2023 में गृह मंत्रालय ने सीआरपीसी की धारा 268/1 के तहत यह आदेश जारी किया कि लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के नाम पर
या उसके खिलाफ दर्ज किसी और केस कहीं ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, यानी वो साबरमती जेल के अंदर ही रहेगा। किसी केस में किसी भी राज्य की पुलिस को अगर उससे पूछताछ करनी तो अदालत से जरूरी इजाजत लेकर वो साबरमती जेल के अंदर ही उससे पूछताछ कर सकती है। हालांकि ये आदेश अगस्त 2024 तक के लिए था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। साबरमती जेल जाने से पहले लॉरेंस दिल्ली की तिहाड़ जेल में था। हालांकि कमाल ये है कि लॉरेंस और बाहर बैठे उसके गैंग के बीच के जिस कनेक्शन को काटने के लिए गृह मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया था, वो कनेक्शन आज तक नहीं कट पाया। वरना जेल में रहते हुए भी लॉरेंस गैंग इस तरह न किसी की सुपारी ले पाता, न किसी को धमका पाता। दिव्येश सिंह, दीपेश त्रिपाठी और मनीषा झा के साथ चिराग कोठी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।